Hello students, myself Yashika and I welcome you back on this amazing platform of NCERT वाला। और मैम ने आपको एक टास्क दिया था, होमवर्क दिया था कि आपको इसके अगर क्वेश्चंस करने हैं तो सबसे पहले आपको इकोसिस्टम पढ़ करके आना होगा। चाहे आप एनसीईआरटी की मदद ले सकते हो, चाहे हमारे जो वीडियोस अवेलेबल है हमारे चैनल पर उनकी मदद ले सकते हो। होपफुली बच्चे पढ़ करके आएंगे। दिस इज ऑल्सो वेरी बिग चैप्टर, है ना। तो स्टार्ट करते हैं बच्चों इसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। बट जैसा मैम आपको थोड़ा सा चैप्टर के बारे में बताती हैं, तो ये चैप्टर में अब आप क्या पढ़ोगे, आप पढ़ोगे इकोसिस्टम के बारे में, है ना। इकोसिस्टम क्या होता है बेटो? इकोसिस्टम होता है इंटरैक्शन बिटवीन बायोटिक एंड एबायोटिक कंपोनेंट्स, बायोटिक एंड एबायोटिक कंपोनेंट्स। एबायोटिक कंपोनेंट्स में आ गया आपका बच्चा टेम्परेचर, वाटर, लाइट एंड सॉइल, जिसको हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। ठीक है, ठीक है। तो एबायोटिक कंपोनेंट्स हम ऑलरेडी ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन में भी डिस्कस कर चुके हैं। इस चैप्टर में बेसिकली आपको बायोटिक कंपोनेंट्स के बारे में थोड़ा सा बताते हैं। और बायोटिक कंपोनेंट्स में क्या क्या आता है? बायोटिक कंपोनेंट्स में आता है प्रोड्यूसर, जो फोटोसिंथेसिस करते हैं। और क्या करते हैं बेटा? ये एक लाइट एनर्जी को, फिजिकल फॉर्म ऑफ एनर्जी को एक केमिकल फॉर्म ऑफ एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं। क्योंकि प्रोड्यूसर्स फिजिकल फॉर्म ऑफ एनर्जी को केमिकल फॉर्म ऑफ एनर्जी में कन्वर्ट करता है, इसलिए इनको कन्वर्टर्स और ट्रांसड्यूसर्स भी कहा जाता है। ठीक है, तो बायोटिक कंपोनेंट में हमारा क्या आ गया? प्रोड्यूसर। बायोटिक कंपोनेंट में सबसे पहले हमने क्या पढ़ा? प्रोड्यूसर। और कौन आता है बेटा? प्रोड्यूसर को कौन कंज्यूम करता है? जो कंज्यूम करता है उनको क्या बोलते हैं? कंज्यूमर। कंज्यूमर में आपके पास फर्स्ट ऑर्डर कंज्यूमर होते हैं, वो जो सबसे पहले प्रोड्यूसर को खाते हैं। जो फर्स्ट ऑर्डर कंज्यूमर को खाए वो सेकेंड ऑर्डर कंज्यूमर कहा जाता है। जो सेकेंड ऑर्डर को खा जाए वो हमारा थर्ड ऑर्डर कंज्यूमर कहा जाता है। ठीक है। और जब हम सब मर जाते हैं, कंज्यूमर और प्रोड्यूसर, तो कोई ना कोई तो होना चाहिए जो इनको डिकम्पोज करे, तो उनको क्या बोलते हैं? डिकम्पोजर्स। ठीक है, वो क्या करते हैं? कॉम्प्लेक्स चीजों को सिंपल चीजों में तोड़ देते हैं, फॉर एग्जांपल बैक्टीरिया एंड फंजाई। ठीक है, और आपको पता है सैप्रोफिटिक ऑर्गेनिजम्स का, फंजाई क्या है? सैप्रोफिटिक ऑर्गेनिज्म है। वो डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर पे फीड करते हैं, उनके डिकम्पोजिशन में हेल्प करते हैं। तो डिकम्पोजर्स हमारे कौन हो गए? नेचर में जो एग्जिस्ट करते हैं वो हो गए बैक्टीरिया एंड फंजाई। ठीक है, तो ये सारे क्या है हमारे? कौन से कंपोनेंट में आएंगे? इकोसिस्टम के बायोटिक कंपोनेंट्स में से आएंगे। किस में आएंगे? बायोटिक कंपोनेंट्स में से आएंगे। ठीक है, प्रोड्यूसर कर लिया, कंज्यूमर कर लिया, डिकम्पोजर कर लिया। अब मैं आपको एक एग्जांपल लेती हूँ, एक फूड चेन का, आपको प्रोड्यूसर कंज्यूमर के बारे में एक्सप्लेन कर देती हूँ। जैसे फॉर एग्जांपल ये है ग्रास, है ना। ग्रास को कौन खा जाता है? ग्रास हॉपर खा जाता है। ग्रास हॉपर को कौन खा जाता है? फ्रॉग खा जाता है। फ्रॉग को कौन खा जाएगा? सांप खा जाएगा। और सांप को कौन खा जाएगा? फॉर एग्जाम्पल कोई एक लार्ज बर्ड है जो खा जाएगी। ठीक है, कोई एक लार्ज बर्ड है जो खा जाएगी, लार्ज बर्ड। तो ये क्या है? ये इकोसिस्टम में क्यों चलता है? क्योंकि इकोसिस्टम में जितने भी ऑर्गेनिज्म रह रहे हैं बेटा, उनको सरवाइव करने के लिए एनर्जी चाहिए। अब एनर्जी किस तरीके से फ्लो करती है? एनर्जी एक फूड चेन की तरफ फ्लो करती है। ठीक है, तो ये क्या है? ये एक फूड चेन बनाया है। क्या बनाया है बेटा? ये एक फूड चेन बनाया है। तो फूड चेन क्या होता है? एक ऑर्गेनिज्म एक दूसरे को खाता है और दूसरा किसी का खुद, सॉरी, एक ऑर्गेनिज्म किसी को खाता है और वो खुद ऑर्गेनिज्म किसी का खाना बन जाता है। जैसे ग्रास हॉपर ने ग्रास को खाया, बट ग्रास हॉपर किसका खाना बन गया? फ्रॉग का। फ्रॉग ने ग्रास हॉपर को खाया, बट किसका खाना बन गया? स्नेक का। सो द प्रोसेस ऑफ ईटिंग एंड बीइंग ईटन बाय अदर ऑर्गेनिज्म, दैट इज सेड टू बी फूड चेन। और ये फूड चेन बेटा जरूरी है। क्यों सिस्टम में जरूरी है फूड चेन? क्यों इकोसिस्टम में जरूरी है? बिकॉज इस फूड चेन की वजह से हमारे नेचर में, हमारे इकोसिस्टम में क्या होता है? एनर्जी फ्लो होता है। ठीक है, ये मैंने आपको क्यों लिखवाया है? मेरे को बताना है प्रोड्यूसर, फर्स्ट ऑर्डर कंज्यूमर, सेकेंड ऑर्डर कंज्यूमर, थर्ड ऑर्डर कंज्यूमर। तो जो प्रोड्यूस करते हैं फोटोसिंथेसिस, प्रोड्यूसर उनको कहा जाता है जो फोटोसिंथेसिस कर सके। प्लांट्स को प्रोड्यूसर कहते हैं। तो ये क्या हो गया तुम्हारा? प्रोड्यूसर। जो प्रोड्यूसर को खाए, जो प्लांट्स को खाए, उनको कहा जाता है फर्स्ट ऑर्डर कंज्यूमर। या सबसे पहले जो प्लांट्स खाते हैं उनको क्या कहा जाता है? हर्बीवोर्स।
हर्बीवोर सबसे पहले ऑर्गेनिज्म है जो प्लांट मटेरियल को एनिमल मटेरियल में कन्वर्ट कर रहे हैं, इसीलिए हर्बीवोर्स को की इंडस्ट्री एनिमल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? की इंडस्ट्री एनिमल कहा जाता है। अब फ्रॉग ने इस कंज्यूमर को खाया, तो फ्रॉग को हम क्या बोलते हैं? फ्रॉग को हम सेकेंड ऑर्डर कंज्यूमर बोलते हैं। सेकेंड ऑर्डर कंज्यूमर है ये। बट फ्रॉग सबसे पहला ऐसा जानवर है जो दूसरे जानवर को खा रहा है तो इंसेक्ट ही ना, है तो एनिमल ही, दूसरे एनिमल को खा रहा है, दूसरे एनिमल को फ्लैश को खा रहा है, तो ये बन जाता है हमारा कार्निवोर। सबसे पहला कार्निवोर है तो प्राइमरी कार्निवोर। फूड चेन में सबसे पहला कार्निवोर तो प्राइमरी कार्निवोर। अब जो फ्रॉग को खाए, जो सेकेंड ऑर्डर कंज्यूमर को खाए, वो बनता है थर्ड ऑर्डर कंज्यूमर। क्या बनता है बेटा? वो बनता है थर्ड ऑर्डर कंज्यूमर। और सांप ने प्राइमरी कार्निवोर को खाया, तो ये खुद क्या है? ये खुद क्या है? सेकेंडरी कार्निवोर। बर्ड ने थर्ड ऑर्डर कंज्यूमर को खाया, तो ये क्या है? टॉप कंज्यूमर। और आप कह सकते हो ये सेकेंडरी कार्निवोर को खा रहा है, तो क्या है ये? टर्शरी कार्निवोर। अब फूड चेन में इसके बाद तो इसको कोई खाने के लिए है नहीं, तो यही हमारा क्या है बेटा? टॉप कार्निवोर है। क्या है? टॉप कार्निवोर। ठीक है, तो इसके थ्रू मैंने आपको डिफरेंट कंपोनेंट समझा दिए बायोटिक के। ठीक है, उनका नाम क्या क्या है वो भी बता दिया। अब बेटा आप देखो इस फूड चेन में 1 2 3 4 5 ऑर्गेनिज्म इन्वॉल्व हैं, 5 अलग अलग लेवल्स पर। तो वो लेवल्स जो फूड चेन में इन्वॉल्व होते हैं, उन लेवल्स को क्या बोलते हैं? द लेवल्स विच आर इन्वॉल्व इन फूड चेन, उसको क्या कहा जाता है? उनको कहा जाता है ट्रॉफिक लेवल। क्या कहा जाता है बेटा? ट्रॉफिक लेवल। तो आप खुद देख सकते हो, दिस इज ट्रॉफिक। ट्रॉफिक को हम लिखेंगे टी से। दिस इज T1, ठीक है, दिस इज T2, दिस इज T3, दिस इज T4 एंड दिस इज T5। जो ट्रॉफिक लेवल का नंबर होता है ना, वो रिस्ट्रिक्टेड होता है, रिस्ट्रिक्टेड टू 3 to 5। 3 से 5 ट्रॉफिक लेवल्स तक ही होना चाहिए एक फूड चेन में। क्यों? क्योंकि जैसे जैसे आप ट्रॉफिक का लेवल बढ़ाते जाओगे, एनर्जी फ्लो कम होती जाएगी। क्यों? क्योंकि बेटा एक लॉ चलती है, लॉ ये चलती है कि सिर्फ 10%, सिर्फ 10% एनर्जी ही ट्रांसफर होती है नेक्स्ट लॉ में। प्लांट के पास अगर 10,000 जूल है, तो ग्रास हॉपर को सिर्फ इस 10,000 जूल की 10% मिलेगी, जो कि कितनी होगी? 10/100 इंटू 10,000। ठीक है, 2 गया, कितना मिला? 1000 जूल। अब जो 1000 जूल। अब ये जो जितना भी एनर्जी मिलती है, ठीक है, इसका 10% किसको जाएगा? फ्रॉग को जाएगा। इसका 10% सिर्फ फ्रॉग को जाएगा। तो आप देखो सबसे पहले ट्रॉफिक लेवल के पास 10,000 था, आगे सिर्फ 1000 जूल पहुंचा, आगे और कम होता चला जाएगा। जैसे जैसे ट्रॉफिक लेवल का नंबर आप बढ़ाते जाओगे, एनर्जी का ट्रांसफर कम होता चला जाता है। मतलब जो सबसे लास्ट में ऑर्गेनिज्म होगा, उसको तो एनर्जी बहुत ही कम मिलेगी, तो एफिशिएंसी इतनी ज्यादा रहेगी ही नहीं। इसीलिए हम कहते हैं कि ट्रॉफिक लेवल का नंबर कम होना चाहिए। जनरली कितना होना चाहिए? 3 to 5। वाई? बिकॉज हर ट्रॉफिक लेवल पे देयर इज अ रेस्पिरेटरी लॉस। पूरी की पूरी 100% एनर्जी कभी भी ट्रांसफर नहीं होती। ठीक है, कुछ हीट के फॉर्म में निकल जाएगी, कुछ लॉस रेस्पिरेटरी लॉस के फॉर्म में निकल जाएगी। सिर्फ 10% ही एनर्जी ट्रांसफर होती है, और इसको क्या बोलते हैं? 10% लॉ जो चलता है हमारी इकोलॉजी में। ठीक है, क्यों क्यों 10% ट्रांसफर होती है? बाकी सब लॉस हो जाती है, कुछ हीट के फॉर्म में, कुछ रेस्पिरेटरी लॉस। रेस्पिरेटरी लॉस अगर मैं प्रोड्यूसर के लेवल पर बात करूं, तो प्रोड्यूसर के लेवल पर 20% लॉस हो जाता है, कंज्यूमर के लेवल पर 30% का लॉस होता है, और टॉप जो कंज्यूमर कार्निवोर होते हैं, वहां तक पहुंचते पहुंचते बेटा
60% का लॉस हो जाता है. दैट इज वाई नंबर ऑफ ट्रॉपिक लेवल दैट हैज टू बी रिस्ट्रिक्टेड. ठीक है, ये तो मैंने बेटा वहां पर फूड चेन एक्सप्लेन कर दिया था टू एक्सप्लेन द डिफरेंट कंपोनेंट्स. तभी वहां पर फूड चेन का कंसेप्ट आ गया, तभी मैंने आपको फूड चेन के बारे में बता दिया है. जब हम इकोसिस्टम की बात करते हैं तो इकोसिस्टम में दो चीजें आती हैं. एक आता है बेटा इकोसिस्टम का कंपोनेंट, और क्या आता है इकोसिस्टम का फंक्शन. कंपोनेंट की जगह पे ऐसे लिख लो इकोसिस्टम स्ट्रक्चर. व्हाट डू यू मीन बाय इकोसिस्टम स्ट्रक्चर? इकोसिस्टम स्ट्रक्चर में क्या बताया जाता है? इकोसिस्टम स्ट्रक्चर में डिफरेंट स्पीशीज कॉम्पोजिशन एक इकोसिस्टम का, और स्पीशीज एन्यूमरेशन. एन्यूमरेशन का मतलब कितने नंबर ऑफ स्पीशीज प्रेजेंट हैं इन अ गिवन टाइम. और क्या आता है स्ट्रैटिफिकेशन. स्ट्रैटिफिकेशन का मतलब क्या होता है? स्ट्रैटिफिकेशन का मतलब क्या होता है बेटा? स्ट्रैटिफिकेशन का मतलब होता है वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन. किसका वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन? किसका वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन? जैसे एक फॉरेस्ट है, एक फॉरेस्ट में जितने भी पेड़ हैं, पेड़ की हाइट तो बड़ी होती है, तो अब पेड़ों का अपना एक लेवल बन जाएगा हाइट. ठीक है, फिर उससे कम हाइट किसकी होगी? श्रब्स की. ठीक है, और सबसे छोटी हाइट किसकी होगी? घास फूस हर्ब्स की. सो फॉरेस्ट में हर्ब्स का एक अपना लेवल होगा, श्रब्स का एक अपना लेवल होगा, और ट्रीज का एक अपना लेवल होगा. तो हो क्या रहा है? ट्रीज का अपना एक लेवल है. स्ट्रैटा का मतलब क्या होता है? वर्टिकल. ये जो स्ट्रैटा वर्ड आ रहा है, ये स्ट्रैटी वर्ड स्ट्रैटा से आ रहा है, और स्ट्रैटा का मतलब क्या होता है? लेयर्स. तो ये लेयर्स क्यों मिल रहे हैं? क्योंकि फॉरेस्ट में 3 टाइप्स ऑफ प्लांट यू कैन गेट, द ट्रीज, द हर्ब्स एंड द श्रब्स. ट्रीज की हाइट बड़ी होती है, उनकी सबका अपना एक लेवल. श्रब्स की हाइट का अपना एक लेवल, हर्ब्स की हाइट का अपना एक लेवल. सो यू गेट डिफरेंट लेवल्स इन अ फॉरेस्ट, and that vertical distribution of trees, herbs and shrubs that are said to be stratification. तो ये दोनों पॉइंट किसका हिस्सा है? ये दोनों पॉइंट इकोसिस्टम के स्ट्रक्चर का हिस्सा है. इकोसिस्टम फंक्शन में क्या आता है बेटा? इकोसिस्टम फंक्शन में आता है प्रोडक्टिविटी. प्रोडक्टिविटी का मतलब क्या होता है? ऑर्गेनिक मैटर का बनना. प्रोडक्टिविटी दो तरीके से आप डिफाइन करते हो, एक प्राइमरी और एक सेकेंडरी. प्राइमरी प्रोडक्टिविटी वो है जो प्रोड्यूसर के लेवल पर बनती है. सेकेंडरी वो होती है जो कंज्यूमर के लेवल पर बनती है. ठीक है, दूसरा क्या आता है बेटा? डीकॉम्पोजिशन. डीकॉम्पोजिशन का मतलब तोड़ना. किसको तोड़ना? ऑर्गेनिक मटेरियल को, कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक चीज को सिंपल इनऑर्गेनिक चीज में तोड़ना. एंड दैट विल रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग दैट इज ह्यूमस. ठीक है, विच इज रिच इन, विच इज सेड टू बी रिजर्वॉयर ऑफ न्यूट्रिएंट. और क्या आता है बेटा? एनर्जी का फ्लो, जो भी मैंने आपको बताया फूड चेन के थ्रू. इसी एनर्जी फ्लो में एनसीईआरटी हमें फूड चेन के बारे में बताती है. और किसके बारे में बताती है? बहुत सारे फूड चेन आपस में इंटरेक्ट करे तो क्या बन जाता है? फूड वेब बन जाता है. उसके बाद एनसीईआरटी हमें बताती है न्यूट्रिएंट साइक्लिंग. और ये सब जब बता लेती है तो चैप्टर हो जाता है समाप्त, है ना. तो 4 कंपोनेंट्स हैं फंक्शन का हिस्सा, और 2 चीज स्ट्रक्चर में आते हैं. डिट्टो क्वेश्चन आता है स्ट्रक्चर बताओ और उसका इकोसिस्टम का फंक्शन बताओ. ठीक है, तो इन्हीं चीजों को एक्सप्लेन किया हुआ है, तो हमने शॉर्ट में थोड़ा सा ब्रीफ कर लिया है. अब हम क्वेश्चन के साथ साथ अपने टॉपिक को थोड़ा रिवाइज करते चलेंगे. ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ना. तो सबसे पहला क्वेश्चन है, विच वन रिप्रेजेंट्स द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ ट्रांजिशनल कम्युनिटीज. ट्रांजिशनल कम्युनिटीज को हम सीरियल कम्युनिटीज बोलते हैं. ट्रांजिशन का मतलब क्या होता है? धीरे धीरे ट्रांजिशन फेज, मतलब बदलाव वाले फेज में जाना. एक होता है पाइनियर जो सबसे पहले आता है, एक होता है क्लाइमेक्स जो सबसे बाद में आता है. बीच में जितने भी आए चेंज होते जो रहते हैं उनको ट्रांजिशनल बोलते हैं या सीरियल बोलते हैं. तो ज़िराफ क्या होता है बेटा? सक्सेशन का मतलब होता है ग्रेजुअल एंड प्रिडिक्टेबल चेंज होना. हो सकता है कि पूरा का पूरा एक डेजर्ट हजारों साल लेकर के फॉरेस्ट में कन्वर्ट हो जाए, तो एक रेगिस्तान फॉरेस्ट बना रहा है, दैट इज सेड टू बी सक्सेशन. जब ये सक्सेशन एक ड्राई इलाके पे चलती है, जैसे फॉर एग्जांपल बंजर डेजर्ट, तो उसको बोलेंगे जिराक. जब डेजर्ट फॉरेस्ट में कन्वर्ट होगा तो वो कहलाएगा जिराक सक्सेशन. हो सकता है पूरा का पूरा लेक कन्वर्ट हो जाए फॉरेस्ट में, तो लेक इज पानी, तो पानी वाले को क्या बोलते हैं? हाइड्राक सक्सेशन.
ठीक है। तो ज़ेराक में बेटा पाइनियर कम्युनिटी कौन होती है? लाइकेन। लाइकेन के बाद आता है मॉस, दैट इज ब्रायोफाइट। मॉस के बाद हर्ब्स, हर्ब्स के बाद श्रब्स, श्रब्स के बाद ट्रीज। तो देख लो कहां पर सही सीक्वेंस है। मॉस, हर्ब और श्रब तुम्हारे क्या हैं? बीच में आ रहे हैं। और बीच वाले कम्युनिटी को क्या बताया था? ट्रांजिशनल या सेरल कम्युनिटी। ठीक है। जो सबसे पहले आता है उसको कहा जाता है पाइनियर कम्युनिटी, द फर्स्ट वन टू कॉलोनाइज। और जो सबसे बाद में आता है, ट्रीज आ रहे हैं या आप कह सकते हो फॉरेस्ट, इसको क्या कहते हैं? क्लाइमेक्स। ये स्टेबल होता है सबसे ज्यादा, इक्विलिब्रियम के अराउंड होता है। ठीक है। तो देख लो क्या है बेटा, लाइकेन पाइनियर कम्युनिटी है। क्वेश्चन में से ट्रांजिशनल है तो लाइकेन वाला गलत होगा। हर्ब्स पहले है और ब्रायोफाइट बाद में, जबकि हर्ब्स से पहले ब्रायोफाइट्स आने चाहिए थे, तो गलत। लाइकेंस नहीं होगा, तो आंसर हमें क्या मिला? सबसे पहला वाला। ठीक है। नेक्स्ट है मोस्ट लिमिटिंग न्यूट्रिएंट ऑफ द मरीन इकोसिस्टम। सबसे ज्यादा लिमिटिंग दैट इज द नाइट्रोजन। और क्योंकि नाइट्रोजन में ओशन की कमी होती है, ठीक है, ओशन के लिए नाइट्रोजन इज लिमिटिंग न्यूट्रिएंट, इसीलिए वो लिमिट कर देता है ओशन की प्रोडक्टिविटी। इसीलिए ओशन की प्रोडक्टिविटी बहुत ज्यादा थोड़ी है। ओशन का एरिया कितना ज्यादा है, बट ओशन की प्रोडक्टिविटी तो बहुत कम है ना। ओशन की प्रोडक्टिविटी बहुत कम है। तो कौन लिमिटिंग है? द नाइट्रोजन इज लिमिटिंग। कार्बन कहाँ से लिमिटिंग है बेटा? कार्बन 70% के अराउंड तो ओशन में ही मिल जाता है ना। और मरीन इकोसिस्टम के लिए वो लिमिटिंग तो बिल्कुल भी नहीं है। सो आंसर वुड बी नाइट्रोजन। नेक्स्ट, विच बायोजियोग्राफिकल साइकिल हैज गैसियस फेज? देखो हम क्या बोलते हैं, हमारी एनसीईआरटी जब जियोकेमिकल साइकिल पढ़ाती है, बायो जियोकेमिकल साइकिल, तो ये क्या पढ़ाती है? ये एक्चुअली न्यूट्रिएंट साइक्लिंग पढ़ाती है। और इस न्यूट्रिएंट साइक्लिंग में एनसीईआरटी बोलती है दो बातें। एक बोलती है सेडिमेंट्री, एक होता है सेडिमेंट्री, और एक होता है गैसियस फेज, गैसियस साइकिल। गैसियस साइकिल हम कब बोलते हैं बेटा? जब रिजर्वॉयर क्या हो? एटमॉस्फेयर। जैसे इन्होंने कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, नाइट्रोजन वाला, ठीक है, और हाइड्रोजन वाला, ऑक्सीजन वाले को क्या बोला है? गैसियस फेज। सेडिमेंट्री में इन्होंने क्या बोला है? सल्फर बोला है और फास्फोरस बोला है। तो किस बायोजियोकेमिकल साइकिल गैसियस फेज वाला है? तो आंसर क्या मार्क करोगे? क्या मार्क करोगे आंसर? जल्दी। यस तो बेटा वैसे तो मैंने, मैडम ने लिख लिया है तो आपने आंसर सही बताया होगा कि गैसियस वाले में कौन सा आ रहा है? कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन। वैसे भी एनसीईआरटी हमें गैसियस वाले में सिर्फ कार्बन ही पढ़ाती है ना। तो आंसर इसका सही क्या हो जाएगा? कार्बन साइकिल। तो गैसियस फेज तब बोलते हैं जब एक्सचेंज में एटमॉस्फेयर इज द पार्ट। एटमॉस्फेयर जैसे कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ पर है? ठीक है, वी टॉक अबाउट द एयर, है ना। और सल्फर और फॉस्फोरस को हम सेडिमेंट्री बोलते हैं बिकॉज यहाँ पर सॉइल और सेडिमेंट के थ्रू एक्सचेंज होता है। ठीक है। सो ओके, नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट क्या है? ईच ट्रॉपिक लेवल हैज अ सर्टेन मास ऑफ लिविंग मटेरियल। जब लिविंग की बात करते हैं तो प्लांट से रिलेट करना, प्लांट एक लिविंग है और प्लांट क्या है? क्रॉप। तो इसको हम क्या बोलते हैं? स्टैंडिंग क्रॉप। सेम एक एनसीईआरटी स्टैंडिंग स्टेट भी बताती है। तो बच्चे कंफ्यूज होते हैं बेटा, स्टेट क्या है? कुछ लिविंग वगैरह तो नहीं पता चल रहा। तो स्टेट में अमाउंट ऑफ इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स के बारे में बताया जाता है। तो अगर आपसे पूछा जाए न्यूट्रिएंट वाला स्टैंडिंग स्टेट है या क्रॉप है, तो याद रखना वो स्टेट है। क्रॉप में लिविंग की बात होगी। क्रॉप इज अ प्लांट, प्लांट इज अ लिविंग। ठीक है, तो ऐसे याद रखना कि लिविंग मटेरियल, बायोमास का जब जिक्र होता है तो हम किसकी बात करते हैं? क्रॉप की बात करते हैं। तो आंसर क्या हो जाएगा? स्टैंडिंग क्रॉप। ठीक है। नेक्स्ट, रेस्पिरेटरी लॉस एट T1 लेवल इज अबाउट। तो मैडम ने आपको शुरू में बताया था ना कि T1 लेवल प्रोड्यूसर होता है और प्रोड्यूसर लेवल पर रेस्पिरेटरी लॉस कितना होता है? 20%, है ना। ये T2 लेवल का लॉस है, T2 नहीं ऐसे लिख लो, प्रोड्यूसर कंज्यूमर लेवल का लॉस है ये। और ये क्या है बेटा? ये टॉप कंज्यूमर, टॉप कार्निवोर वाले लेवल तक का लॉस है। ठीक है। 10% तो लॉ है जो ये कहता है कि एक ट्रॉपिक लेवल से दूसरे ट्रॉपिक लेवल में जब एनर्जी का फ्लो होता है तो दैट इज ओनली 10%। अच्छा, जब मैं फूड चेन की बात करती हूँ ना बेटा, जब मैं फूड चेन की बात करूंगी तो मैं बोलूंगी 10% लॉ है। जब मैं सन की बात करती हूँ, मान लो सूरज भगवान के पास
एक्स अमाउंट ऑफ एनर्जी है। तो सूरज भगवान से जब ग्रास लेगा तो वो सिर्फ 1% एनर्जी लेता है, विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखना। यहां से यहां 1%, बाकी आगे सिर्फ 10%। ठीक है, इस पे भी क्वेश्चन आ सकता है। नेक्स्ट आगे चलते हैं बेटा। इकोलॉजिकल सक्सेशन में जो कम्युनिटीज नियर इक्विलिब्रियम हो विद द इन्वायरमेंट, नियर इक्विलिब्रियम मतलब स्टेबल, और स्टेबल कम्युनिटी किसको बोलते हैं? क्लाइमेक्स कम्युनिटी को, है ना। तो आंसर देखो क्या हो जाएगा, सबसे पहला ही तो हो जाएगा सिरल कम्युनिटी और ट्रांजिशन कम्युनिटी, ये तो एक ही बात है, जो बीच में आते हैं मैंने दिखाया ना, लाइकेंस था, फिर ब्रायोफाइट या मॉसेस, ठीक है, हर्ब्स, श्रब्स एंड ट्रीज। तो ट्रीज इक्विलिब्रियम पे पहुंच गया था फॉरेस्ट, तभी ये क्या बन गया था? क्लाइमेक्स। जो सबसे पहले आके कॉलोनाइज करते हैं वो लाइकेंस, तो ये पाइनियर है। लाइकेंस जेराक सक्सेशन में पाइनियर है। हाइड्राक में, पानी में कौन पाइनियर कम्युनिटी होता है? पानी में फाइटोप्लैंक्टॉन्स दे आर दी पाइनियर कम्युनिटी, है ना। और ये तो बता ही दिया, सबसे लास्ट में कौन आएगा? क्लाइमेक्स। पाइनियर का एग्जाम्पल पूछता है, तो अगर हाइड्राक सक्सेशन में पूछे पाइनियर कम्युनिटी तो लाइकेंस होगा, और अगर पूछे पानी में पाइनियर कम्युनिटी कौन है तो फाइटोप्लैंक्टॉन्स होगा। जिस प्रकार का क्वेश्चन है बेटा उस हिसाब से आंसर ढूंढोगे। फाइटोप्लैंक्टॉन्स कहाँ होते हैं? मैडम ने उल्टा लिख दिया है, लाइकेंस जेराक, और फाइटोप्लैंक्टॉन्स हाइड्राक। पर चाहे सक्सेशन कहीं भी हो, जेराक में हो रही हो, हाइड्राक में हो रही हो, दोनों किधर की तरफ ले जाती हैं? फॉरेस्ट बनाती हैं। देख लो कॉपी में, एनसीईआरटी में। और फॉरेस्ट ना बहुत पानी पानी वाला कंडीशन है, ना बहुत सूखा सूखा वाला कंडीशन है, ये मीडियम वाटर कंडीशन है। और मीडियम वाटर कंडीशन को हम क्या बोलते हैं? मेजिक कंडीशन। तो कहने का मतलब ये है, सक्सेशन चाहे यहां चली हो जेराक वाले में या हाइड्राक वाले में, बोथ टाइप विल लीड टू विच काइंड ऑफ अ कंडीशन? मीडियम वाटर कंडीशन, दैट इज सेड टू बी अ मेजिक कंडीशन। ठीक है बच्चा, आगे चलते हैं। डैश इज द लार्जेस्ट मैन मेड इकोसिस्टम विद डैश प्रोडक्टिविटी। देखो इकोसिस्टम ब्रॉडली दो ही में डिवाइडेड होते हैं, एक होता है नेचुरल, एक सेकेंड, एक होता है बेटा मेनली एक्वेटिक, मतलब वो इकोसिस्टम जो पानी वाला हो, ठीक है, जिसमें हमारा ओशन हो गया। और क्या होता है? टेरेस्ट्रियल, फॉरेस्ट इज अ टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम। तो इकोसिस्टम हमारे दो ही ब्रॉड कैटेगरीज में डिवाइडेड है, बट हम है जहां हम होंगे वहां क्लासिफिकेशन और आएगा। तो ह्यूमन का इंटरफेरेंस कितना है इकोसिस्टम में, तो उस हिसाब से दो और टाइप्स के होते हैं, दो और टाइप्स के होते हैं। एक होता है नेचुरल, जैसे फॉरेस्ट इज अ नेचुरल, ठीक है, ओशन सी इज अ नेचुरल इकोसिस्टम। और एक होता है मैन मेड। मैन मेड वाले को क्या बोलते हैं हम? एंथ्रोपोजेनिक इकोसिस्टम। एंथ्रोपोजेनिक वर्ड जहां पे भी आ गया समझ जाना वो क्या है बेटा, वो है मैन मेड इकोसिस्टम। जैसे एक्वेरियम सबके घर में होता है, एक्वेरियम बेटा सबके घर में, द सेंस मोस्ट लोग रहना रखना पसंद करते हैं, द सिंबल ऑफ मनी ऑल्सो, कहते हैं रखो उसको अच्छे से, देखभाल करो, अच्छा मनी का वो होता है, सारी वास्तु वाली जो बातें, बट यस। तो आप एक्वेरियम अगर अपने घर में रख रहे हो तो उस एक्वेरियम में भले आर्टिफिशियल चीजें हो सारी, तुम हर चीज आर्टिफिशियल दे रहे हो, बट इकोसिस्टम तो सस्टेन हो रहा है ना, मछलियां तो जिंदा रह रही हैं। तो वो कैसा इकोसिस्टम है? वो एक मैनमेड इकोसिस्टम है ना। तो उसको क्या बोलोगे? एंथ्रोपोजेनिक इकोसिस्टम। तो ब्रॉडली अगर एनसीईआरटी की भाषा में जाए ये और ये होते। फिर एनसीईआरटी ने लिखा है कि ह्यूमन के इंटरफेरेंस पर दो और टाइप का इकोसिस्टम बन सकता है, नेचुरल और एंथ्रोपोजेनिक। नेचुरल में तुम्हारे जितने भी नेचुरल इकोसिस्टम है, चाहे इसमें एक्वेटिक वाला और टेरेस्ट्रियल वाला दोनों आ जाएगा। और मैनमेड में तुम्हारा एक्वेरियम आ सकता है, खेती जो करते हैं यार, क्रॉप फील्ड जो उगाते हैं, ये नेचुरल थोड़ी है, तो हम कर रहे हैं। और खेती, द एग्रो इकोसिस्टम, द एग्रीकल्चर फील्ड को लार्जेस्ट मैनमेड इकोसिस्टम कहा जाता है, लार्जेस्ट। ठीक है, तो आप देख लो, डैश इज द लार्जेस्ट मैनमेड इकोसिस्टम, कौन सा? एग्रो इकोसिस्टम। और मैनमेड में हम देखभाल करें ना बेटा, अगर हम देखभाल करेंगे तो हम कोई ऐसा सिस्टम थोड़ी बनाएंगे जिसकी प्रोडक्टिविटी कम हो, तो ऑब्वियसली मैनमेड इकोसिस्टम की प्रोडक्टिविटी बहुत हाई होती है। तो एग्रो इकोसिस्टम तो सही था, बट यहाँ पर लो है तो गलत है। गार्डन नहीं, एग्रो इकोसिस्टम इज द लार्जेस्ट मैनमेड इकोसिस्टम। ठीक है, ये गलत हो गया, ये वाला सही है। ठीक है, थर्ड ऑप्शन इज राइट। नेक्स्ट, organisms which convert
प्लांट मैटर इनटू एनिमल मैटर्स आर कॉल्ड, ठीक है, द फर्स्ट ऑर्डर कंज्यूमर, द सेकेंड ऑर्डर कंज्यूमर, द की इंडस्ट्री एनिमल्स और बोथ 1 and 3। शुरुआत में ही बता दिया था, जो प्लांट को एनिमल में कन्वर्ट करता है उसको की इंडस्ट्री एनिमल बोलते हैं, ठीक है, की इंडस्ट्री एनिमल बोलते हैं। और की इंडस्ट्री एनिमल का और क्या नाम होता है, हर्बीवोर्स। हर्बीवोर्स क्योंकि सबसे पहली बार प्लांट को कंज्यूम करता है, उनको क्या बोलते हैं, फर्स्ट ऑर्डर कंज्यूमर भी बोलते हैं। तो आंसर में फर्स्ट ऑर्डर और की इंडस्ट्री दोनों है, तो आंसर क्या हो जाएगा बेटा, बोथ 1 and 3, ठीक है। नेक्स्ट, द रेट ऑफ डिकम्पोजिशन इज डिपेंडेंट ऑन, बेटा डिकम्पोजिशन क्या होता है, कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक चीजों का जब हम उसको तोड़ते हैं और क्या बनाते हैं, सिंपल इनऑर्गेनिक सब्सटेंस, ठीक है, और जब ये बनता है तभी हमारे पास ह्यूमस की फॉर्मेशन होती है, ह्यूमिफिकेशन का प्रोसेस चलता है एंड यू गेट द रिजर्वॉयर ऑफ न्यूट्रिएंट, द रिच इन न्यूट्रिएंट थिंग दैट इज ह्यूम्स, ठीक है। और डिकॉम्पोजिशन का रेट किस पे डिपेंडेंट होगा, डिकॉम्पोजिशन का रेट डिपेंडेंट होगा, डिकॉम्पोजिशन किसका करते हो, डिकॉम्पोजिशन ऑफ डेट्रिटस का करते हो। डेट्रिटस क्या है बेटा, डेड रिमेन्स है, जो प्लांट मर गया उनका डेड रिमेन, जो एनिमल मर गए हैं उनका डेड रिमेन। तो जो प्लांट और एनिमल मर गए हैं उनको डिकम्पोज कराना पड़ेगा, ठीक है। तो जो मरा हुआ डेड रिमेन्स है, मतलब द डेड रिमेन्स दैट इज सेड टू बी डेट्रिटस। तो डेट्रिटस रॉ मटेरियल है डिकम्पोजिशन का। अगर हमारा रॉ मटेरियल जिस प्रकार का होगा वो डिसाइड करेगा रेट। तो अगर हमारा रॉ मटेरियल का केमिकल कॉम्पोजिशन, अगर वो केमिकल कॉम्पोजिशन मान लो टेनिन और लिग्निन में रिच है तो डिकॉम्पोजिशन स्लो हो जाएगी, क्योंकि टेनिन लिग्निन कॉम्प्लेक्स मटेरियल है। अगर हमारा रॉ मटेरियल का केमिकल कॉम्पोजिशन नाइट्रोजन बेस्ड है, वाटर बेस्ड है, तो उनको तोड़ना इजी हो जाएगा। अगर हमारा रॉ मटेरियल जिस क्लाइमेट में है, ठीक है, अगर ट्रॉपिकल क्लाइमेट में है तो डिकॉम्पोजिशन क्या हो जाएगा, फास्ट हो जाएगा, क्योंकि ट्रॉपिक में ह्यूमिड और वार्म कंडीशन होती है, और ह्यूमिड और वार्म कंडीशन में क्या होता है बेटा, बैक्टीरिया और फंजाई का सबसे फेवरेबल ग्रोथ हो सकता है उस मौसम में, और ऑक्सीजन की प्रेजेंस होना जरूरी है। डिकॉम्पोजिशन इज एरोबिक प्रोसेस। ये सारी फैक्टर्स डिसाइड करती हैं कि डिकॉम्पोजिशन का रेट फास्ट होगा या स्लो होगा, ठीक है। और ट्रॉपिक आपको पता है टेम्परेचर 25 डिग्री सेंटीग्रेड के अराउंड होता है। अगर टेम्परेचर से तुम कम कर दो, 10 डिग्री से कम कर दो, तो डिकॉम्पोजिशन स्लो हो जाएगी, ठीक है। आओ देखो, सॉरी सॉरी फॉर दिस थिंग, यस यस ओके। तो क्या लिखा हुआ है, पहला केमिकल नेचर ऑफ डेट्रिटस, यस ये तो पहले ही दिखा हुआ है, ये डिपेंड करता है। टेम्परेचर एंड पीएच, मॉइस्चर एंड एनरेशन, टेम्परेचर देखो ना, टेम्परेचर बताया ना, टेम्परेचर भी, ठीक है। पीएच ऑफ द सॉइल डेफिनेटली, मॉइस्चर वार्म देखो लिखा हुआ है, ठीक है, वार्म कंडीशन होनी चाहिए, एरेशन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, तो ये भी ठीक है। तो सारे के सारे फैक्टर्स डिसाइड करते हैं कि डिकॉम्पोजिशन की रेट फास्ट होगी या स्लो होगी, ठीक है। तो ऑल ऑफ दी अबव। नेक्स्ट है सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी इज द रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ न्यू ऑर्गेनिक मैटर, ठीक है। और मैम ने शुरू में बता दिया था बेटा, सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी वो प्रोडक्टिविटी है जो किस लेवल पे बनती है, द लेवल इज द कंज्यूमर वन। अगर प्रोड्यूसर होता तो हम उसको प्राइमरी बोलते, क्या बोलते, प्राइमरी प्रोडक्टिविटी बोलते, ठीक है। नेक्स्ट, एंथ्रोपोजेनिक इकोसिस्टम हैज ऑल फीचर एक्सेप्ट, एंथ्रोपोजेनिक इकोसिस्टम के कुछ कैरेक्टरिस्टिक फीचर हैं, जैसे तुम राइज है, शुगर केन है, ठीक है, शुगर केन इज अ क्रॉप फील्ड, दैट मीन्स शुगर केन की जो फील्ड है वो एक एग्री फील्ड है, दैट इज एग्रो इकोसिस्टम। तो उसमें बेटा तो तुम सिर्फ शुगर केन ही ग्रो कर रहे हो ना, गन्ना ही तो ग्रो कर रहे हो, और कोई वैरायटी तो है नहीं। तो एग्रो इकोसिस्टम की, एंथ्रोपोजेनिक इकोसिस्टम का एक फीचर ये होता है कि बहुत ज्यादा डाइवर्सिटी नहीं होती, ठीक है, डाइवर्सिटी नहीं होती, ठीक है, डाइवर्सिटी नहीं होगी, डाइवर्सिटी लिख देती हूं, क्या क्या फीचर होता है, डाइवर्सिटी नहीं होगी, प्रोडक्टिविटी हाई होगी, प्रोडक्टिविटी हाई होगी, क्योंकि एक ही टाइप का प्लांट है तो साइक्लिंग न्यूट्रिएंट का कम होगा, साइक्लिंग ऑफ न्यूट्रिएंट कम होगा। एक ही टाइप ऑफ प्लांट है तो जो फूड चेन होगा वो कैसा होगा, सिंपल होगा। तो हमने आंसर अपना लिख लिया है, अब इसके मुताबिक देख लेते हैं क्या पूछा हुआ है।
हाई बायोडाइवर्सिटी, यही गलत हो गया, ये फीचर नहीं है। डाइवर्सिटी कैसी होती है? लो। लिटिल साइक्लिंग ऑफ न्यूट्रिएंट्स, यस डेफिनेटली। सिंपल फूड चेन, यस। हाई प्रोडक्टिविटी, यस। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। द करेक्ट पेयर ऑफ ट्रांसड्यूसर्स और कन्वर्टर्स, शुरू में ही बता दिया था बेटा, ट्रांसड्यूसर्स और कन्वर्टर किसको बोलते हैं? प्रोड्यूसर। क्यों इनको कन्वर्टर बोला गया है? बिकॉज दे आर कन्वर्टिंग फिजिकल फॉर्म ऑफ एनर्जी, फिजिकल फॉर्म ऑफ एनर्जी इनटू विच फॉर्म? इनटू केमिकल फॉर्म, फोटोसिंथेसिस के थ्रू। दैट इज व्हाई इनको क्या बोला गया है बेटा? इनको बोला गया है कन्वर्टर्स। तो प्रोड्यूसर्स को ढूंढ लो, प्रोड्यूसर्स ही हमारे कन्वर्टर्स और ट्रांसड्यूसर्स होते हैं। और प्रोड्यूसर क्या होता है बेटा? प्लांट। ग्रासेस एंड मोल्ड्स, मोल्ड्स बेटा फंजाई होता है, फंजाई थोड़ी फोटोसिंथेसिस करेगा। व्हीट एंड शुगर केन, यस ये सही है। बाकी देख लो, अगैरिकस एंड अर्थवॉर्म, अगैरिकस एक फंजाई है, अर्थवॉर्म एक इंसेक्ट है, ठीक है। पेंसिलियम एक फंजाई है। और अर्थवॉर्म को आप पढ़ते हो जूलॉजी में, स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन एनिमल्स में, तो आप इसको लिख, अर्थवॉर्म क्या है बेटा? ये तो एक एनिमल है ना, ये क्या है? एक एनिमल है, ठीक है। एक सेकेंड, ये एक एनिमल है, इट इज अ वॉर्म, है ना, ये तो एक एनिमल है। तो एनिमल थोड़ी, एनिमल्स तो हेटरोट्रॉप्स होते हैं ना। पेंसिलियम एक फंजाई है, वीट सही था, बट क्योंकि पेंसिलियम गलत है, पूरा का पूरा ऑप्शन भी गलत हो गया। नेक्स्ट, टू रिसाइकिल न्यूट्रिएंट्स इकोसिस्टम में क्या होना चाहिए? रिसाइकलिंग ऑफ न्यूट्रिएंट्स के लिए बेटा कोई ना कोई तो पहले मरेगा, है ना। देयर शुड बी अ डेड रिमेन्स, डेट्रिटस बने, फिर डिकम्पोजर्स उसको रिसाइकिल करेंगे, ठीक है। तो प्रोड्यूसर, प्राइमरी कंज्यूमर, ओनली डिकम्पोजर्स, या ओनली थोड़ा मुझे खटक रहा है, ठीक है। अगर सिर्फ डिकम्पोजर होगा तो डिकम्पोज उसको करेगा, कोई मर ही नहीं रहा है ना। तो इससे बेहतर एक ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा है, ऑप्शन नंबर थर्ड। प्रोड्यूसर है, प्रोड्यूसर का जब डेड रिमेन्स बनेगा, डेट्रिटस बनेगा, तो डिकम्पोज उस पर फीड करेंगे, और उनको फीड करने के बाद ऑर्गेनिक को इनऑर्गेनिक फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, फिर उससे एक ह्यूमस बनेगा, जो रिजर्वॉयर न्यूट्रिएंट में रिच होगा, फिर इस न्यूट्रिएंट की साइक्लिंग होगी ना। तो दोनों जरूरी है। नेक्स्ट, सेलेक्ट की इंडस्ट्री एनिमल फ्रॉम द फॉलोइंग। की इंडस्ट्री मतलब आपको हर्बीवोर्स ढूंढने हैं। फाइटोप्लैंक्टॉन्स तो प्रोड्यूसर है, ये तो प्रोड्यूसर है बेटा। टाइगर एक कार्निवोर है, सेम गोज विथ वोल्फ। हॉर्स क्या है बेटा? हर्बीवोर, खाते हुए देखा भी होगा आपने, है ना। सो दैट इज सेड टू बी अ की इंडस्ट्री एनिमल। आपको ऑड वन चीज ढूंढनी है विथ रिस्पेक्ट टू फंक्शनल एस्पेक्ट ऑफ इकोसिस्टम। तो मैडम ने आपको सारा फंक्शनल दिखाया हुआ है, उसमें एनर्जी फ्लो है, यस। स्पीशीज कॉम्पोजिशन नहीं था, स्पीशीज कॉम्पोजिशन स्ट्रक्चर का पार्ट था, तो देखो ऑड वन आउट तुम्हें मिल गया। बाकी डीकॉम्पोजिशन फंक्शन का पार्ट था, यस। होम्योस्टैसिस, होम्योस्टैसिस बैलेंस मेंटेन करना होता है। व्हाट इज बैलेंस मेंटेन करना? इंटरनल लेवल का मेंटेनेंस विद रिस्पेक्ट टू द एक्सटर्नल लेवल। हमारी एनसीईआरटी जब फंक्शनल की बात करती है तो उन्हीं चार के बारे में बात करती है। बट अगर आप सीधा सीधा ऑड वन देखोगे तो आपको दिख रहा है स्पीशीज कॉम्पोजिशन को हमने इकोसिस्टम स्ट्रक्चर के अंदर लिखा था, फंक्शन के अंदर नहीं। और एलिमिनेट करोगे, और एलिमिनेशन इज द बेस्ट तरीका टू सॉल्व ऑब्जेक्टिव टाइप ऑफ क्वेश्चंस, ठीक है। नेक्स्ट, which one of the following pyramid is most representative of the functional characteristic of an ecosystem? देखो, जो कुछ पैरामीटर्स हैं, कौन कौन से पैरामीटर्स हैं बेटा? एक है आपके पास पिरामिड ऑफ नंबर, ठीक है। और क्या होता है? पिरामिड ऑफ बायोमास। और क्या होता है आपके पास? पिरामिड ऑफ एनर्जी। आप इन सब को रिप्रेजेंट कर सकते हो, ठीक है, कि एक्वेटिक में कैसा होगा, टेरेस्ट्रियल में कैसा होगा। तो वो जो पिरामिड बन करके आता है टू रिप्रेजेंट इकोलॉजिकल पैरामीटर्स, उनको हम बोलते हैं इकोलॉजिकल पिरामिड। तो नंबर में भी आपको इन्वर्टेड वाला भी मिल जाता है, इनवर्टेड वाला भी मिल जाता है, अपराइट वाला भी मिल जाता है। बायोमास के साथ भी यही है बेटा, बायोमास में भी इन्वर्टेड मिल जाता है और अपराइट वाला मिल जाता है। बट अगर मैं एनर्जी की बात करूं, एनर्जी तो हमेशा प्रोड्यूसर से जब कंज्यूमर की तरफ पहुंचेगी घटती ही चली जाएगी।
है ना। प्रोड्यूसर की एनर्जी सबसे ज्यादा होगी, जैसे तो ऊपर जाके घटती चली जाएगी। तो कैसा शेप मिल रहा है आपको, ट्राइंगल अपराइट। तो एनर्जी हमेशा अपराइट होती है। तो सबसे बढ़िया जो रिप्रेजेंट कर सकती है इकोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक, दैट इज सेड टू बी पिरामिड ऑफ एनर्जी। तो आंसर इसका क्या हो जाएगा बेटा, पिरामिड ऑफ एनर्जी। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है बेटा कि पिरामिड ऑफ नंबर इन्वर्टेड कहाँ होगा, अपराइट कहाँ होगा। ठीक है, ये आपको याद रखना पड़ेगा कि ट्री इकोसिस्टम इन्वर्टेड है, या हमारा टेरेस्ट्रियल या हमारा एक्वेटिक इकोसिस्टम में इन्वर्टेड है। तो ये हमारी एनसीईआरटी पूरा एक ग्राफ दिया हुआ है एनसीईआरटी में, हैव टू लर्न इट। ये भी क्वेश्चन आता है कि कौन सा पिरामिड हमेशा अपराइट होगा, तो दैट इज पिरामिड ऑफ एनर्जी, दैट इज पिरामिड ऑफ एनर्जी। नेक्स्ट, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में मोस्ट ऑफ द एनर्जी इन इकोसिस्टम फ्लोज थ्रू। अगर मैं ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट की बात करूं तो ये एक टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम है। टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम में कौन सा फूड चेन सबसे कॉमन होता है जिसकी वजह से एनर्जी का फ्लो होता है, उसका नाम है बेटा डेट्रिटस फूड चेन। फूड चेन के बड़े सारे टाइप्स होते हैं, एक टाइप होता है डेट्रिटस फूड चेन, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में डीएफसी बोलते हैं। डीएफसी वो चेन होता है जिसमें फूड की शुरुआत, चेन की शुरुआत डेट्रिटस से होती है। डेट्रिटस को डिकॉम्पोजिशन के लिए भेजा जाता है, अर्थवॉर्म वगैरह लगते हैं, ठीक है, अर्थवॉर्म, एक सेकेंड, है ना। अब अर्थवॉर्म को कोई खा सकता है। तो ये जब कोई फूड चेन डेट्रिटस से शुरू, उसको डेट्रिटस फूड चेन बोलते हैं। टेरेस्ट्रियल में हमारा ज्यादातर फूड चेन यही है। अगर कोई एक्वेटिक बॉडी है, एक्वेटिक बॉडी के लिए एनसीईआरटी लिखती है, एक्वेटिक बॉडी में, एक्वेटिक इकोसिस्टम में जो सबसे ज्यादा कॉमन फूड चेन है जो एनर्जी फ्लो कराता है, दैट इज ग्रेजिंग फूड चेन। ग्रेजिंग फूड चेन, जिसको हम प्रीडेटर फूड चेन बोलते हैं। प्रीडेटर मतलब एक दूसरे को खाने वाला सिस्टम, ठीक है। इसको हम शॉर्ट फॉर्म में जीएफसी बोलते हैं। तो जीएफसी से ज्यादातर एनर्जी का फ्लो होता है एक्वेटिक में, डीएफसी से ज्यादातर एनर्जी का फ्लो होता है टेरेस्ट्रियल में। जीएफसी का एग्जांपल भी आप एक लिख सकते हो कि फाइटोप्लैंक्टन प्रोड्यूसर है। फाइटोप्लैंक्टन एक प्लांट है, प्रोड्यूसर। फाइटोप्लैंक्टन को कौन खा जाता है, जूप्लैंक्टन। जूप्लैंक्टन को कौन खा जाएगा, स्मॉल फिश। स्मॉल फिश को कौन खा जाएगा, लार्ज फिश। लार्ज फिश को कौन खा सकता है बेटा, बर्ड्स खा सकती हैं। तो एक दूसरे को खाने वाले फूड चेन को प्रीडेटर या ग्रेजिंग फूड चेन बोलते हैं। इसमें भी देखो T1, T2, T3, T4 एंड T5, द लिमिट इज अप टू 5th ट्रॉपिक लेवल। ये हमारे प्रोड्यूसर हैं, ये हमारे फर्स्ट ऑर्डर कंज्यूमर कहोगे इनको, या इनको की इंडस्ट्री एनिमल कहोगे, या इनको हर्बीवोर कहोगे। अब स्मॉल फिश ने इनको खाया, ये क्या बन जाएंगे, सेकेंड ऑर्डर कंज्यूमर या प्राइमरी कार्निवोर। लार्ज फिश बन जाएगा सेकेंडरी कार्निवोर या थर्ड ऑर्डर कंज्यूमर, और ये बन जाते हैं हमारे टॉप कंज्यूमर या टॉप कार्निवोर बर्ड्स, ठीक है। ये ऑलरेडी मैंने आपको बता दिया है, दोबारा से ब्रीफ किया है ये वाले फूड चेन का एग्जाम्पल लेकर। नेक्स्ट, अच्छा इसका आंसर तो बता दो, क्या हो जाएगा आंसर, टेरेस्ट्रियल में डेट्रिटस फूड चेन। एक पैरासिटिक फूड चेन भी होता है जिसका दूसरा नाम एक्सिलरी फूड चेन है। ये दोनों बात एक ही है। ये कब चलता है बेटा, एक बड़ा सा पेड़ है ना, उस बड़े से पेड़ में क्या है, बड़े सारे बर्ड्स हैं, और उन बर्ड्स पे, एक पेड़ है, पेड़ पर बर्ड्स हैं, और बर्ड्स पर क्या लगा हुआ है, पैरासाइट्स। तो सच काइंड ऑफ फूड चेन दे आर सेड टू बी ऑफ पैरासिटिक या एक्सिलरी फूड चेन, ठीक है। और पैरासाइट्स, ठीक है, दैट इज सेड टू बी अ पैरासिटिक फूड चेन। तो हमारी एनसीईआरटी पैरासिटिक वाले को कम क्या बताती नहीं है, दे जनरली फोकस ऑन द ग्रेजिंग एंड द डेट्रिटस वन। ओके, नेक्स्ट है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट विद रिस्पेक्ट टू द एनर्जी फ्लो इन इकोसिस्टम। पिरामिड ऑफ एनर्जी इज ऑलवेज अपराइट, दिस इज ट्रू। एनर्जी फ्लो इज साइक्लिक, नहीं बेटा, एनर्जी फ्लो इज एक डायरेक्शन में। देखो फाइटोप्लैंक्टन से बर्ड्स तक एनर्जी ऐसे ही गई है ना, उधर से तो नहीं आई, घूम घूम के तो नहीं गई, एक डायरेक्शन में गई। इस एनर्जी फ्लो को यूनिडायरेक्शनल बोलते हैं, है ना। और ये तो लॉ भी फॉलो करती है हमारा, ठीक है, ये हमारे एनर्जी फ्लो वाले टॉपिक में लिखा हुआ है, लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स,
ठीक है। एनर्जी फ्लो इज यूनिडायरेक्शनल, ये सही है। इकोलॉजिकल एफिशिएंसी जनरली 10%, तभी 10% लॉ चलती है, तो गलत क्या हो गया, ऑप्शन नंबर सेकेंड। नेक्स्ट है 70% टोटल ग्लोबल कार्बन कहाँ पर डिजोल्व है, द मेन उसका कहाँ पर है, दैट इज ओशन, एनसीईआरटी की ये लाइन है। नेक्स्ट है मार्क द ऑड वन विथ रिस्पेक्ट टू द सेकेंड ट्रॉफिक लेवल। सेकेंड ट्रॉफिक लेवल सारा का सारा ये है, ये देखो, जू प्लैंकटन सेकेंड था क्योंकि फाइटोप्लैंक्टन को खाया था। गाय सीधा का सीधा प्रोड्यूसर पे अटैक करेगी, प्लांट खाती है, ठीक है, जो सीधा प्लांट खा सकते हैं, ठीक है, चाहे घास खाएं चाहे कोई भी प्रोड्यूसर खाएं, वो सारे के सारे सेकंड वाले होंगे। ये नहीं है, ये तो शिकार करता है फ्लैश का, है ना, ये कार्निवोर है, ठीक है, ये सेकंड में नहीं आएगा, ये तीसरे ट्रॉफिक लेवल तक जाएगा, ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट है रिसोर्स पार्शनिंग प्रमोट्स, अच्छा ये तो हमारे पिछले चैप्टर में होना चाहिए था। रिसोर्स पार्शनिंग मतलब रिसोर्स का बंटवारा, क्यों बंटवारा, सो दैट लड़ाई ना हो सके, लड़ाई मतलब कंपटीशन ना हो सके, जिसकी वजह से एक ऑर्गेनिज्म एक ही जगह पर रह करके कंपटीशन को अवॉइड कर सकता है, ठीक है। घर में मैगी बनी बट तुमने मैगी का इक्वल बंटवारा किया, कोई लड़ाई नहीं होगी भाई बहन में, है ना, तो दैट इज सेड टू बी रिसोर्स पार्शनिंग। उससे क्या होता है, कंपटीशन को हटा करके दो ऑर्गेनिज्म एक साथ रह सकते हैं, उसको बोलते हैं कॉम्पिटिटिव कोएग्जिस्टेंस, कॉम्पिटिटिव कोएग्जिस्टेंस। एक्सक्लूजन में क्या होता है, कंपटीशन की वजह से स्पीशीज का एलिमिनेशन, स्पीशीज का एक्सक्लूजन हो जाना, ठीक है। कॉम्पिटिटिव रिलीज क्या होता है, जब आप अपने जगह से अपने कंपटीशन को रिमूव कर देते हो, एक्सपेरिमेंटल, उसको कॉम्पिटिटिव रिलीज कहते हैं। नेक्स्ट, mass of living matter at trophic level in an area at any time is called, again living matter का पूछा हुआ है, living मतलब crop, आंसर क्या हो जाएगा बेटा, लैंग्वेज सेम, सॉरी लैंग्वेज अलग है बट आंसर वही होगा, स्टैंडिंग क्रॉप। ह्यूमस, वो जो ह्यूमिफिकेशन के बाद रिजर्वॉयर रिच न्यूट्रिएंट बनता है। डेट्रिटस, जो डीकम्पोजिशन का रॉ मटेरियल होता है। डेड रिमेन्स ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स, ठीक है। स्टैंडिंग स्टेट, अमाउंट ऑफ इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट इन एन इकोसिस्टम इन अ गिवन टाइम, ठीक है। नेक्स्ट, which one is the major conduit of energy flow in aquatic ecosystem, ये तो मैंने ऑलरेडी पढ़ा दिया आपको, देखो PFC इज पैरासिटिक फूड चेन, जिसको हम एक्सिलरी फूड चेन भी बोलते हैं। DFC इज डेट्रिटस फूड चेन, टेरेस्ट्रियल में चलती है। GFC इज ग्रेजिंग फूड चेन, ज्यादातर एक्वेटिक में चलती है, ठीक है। और इसी का एग्जाम्पल लिया था फाइटोप्लैंक्टन्स वाला। Which factor will not affect decomposition favorably, डीकॉम्पोजिशन के फैक्टर्स हमने ऑलरेडी आपको रिवाइज करवाए हैं। टेम्परेचर, ठीक है, फेवर कर जाएगा। टेम्परेचर लेस देन 10 डिग्री, ना बेटा ना, ये फेवर नहीं करेगा। ट्रॉपिकल क्लाइमेट फेवर करता है, 10 डिग्री इज वेरी वेरी लो टेम्परेचर, ठीक है। डीकॉम्पोजिशन इतने अच्छे से इसमें काम नहीं कर पाएंगे। एरेशन में ढंग से होगा डीकॉम्पोजिशन, मॉइस्चर वाले में भी ढंग से होगा कंडीशन, ठीक है, बट किसमें ढंग से नहीं होगा, लेस देन 10 डिग्री। Which statement is incorrect for a food web? Network of food chains which interlink different trophic levels. Yes, एक से ज्यादा फूड चेन जब आपस में इंटरैक्ट करते हैं, दैट इज सेड टू बी फूड वेब। इससे फायदा क्या होगा, एक ऑर्गेनिज्म के पास खाने के चॉइसेस एक से ज्यादा होगा। नहीं तो टाइगर डियर खा खा के बोर नहीं हो जाएगा, बोर हो जाएगा ना, तो उसको और भी तो खाने के लिए चाहिए सामान। और अगर मान लो टाइगर ढूंढ रहा है, डियर मिले ही ना, तो क्या वो भूखा पैसा रहेगा, नहीं। तो ऑप्शन से क्या फायदा है, इकोसिस्टम की स्टेबिलिटी ज्यादा बढ़ेगी, है ना। तो नेटवर्क ऑफ फूड चेन्स को फूड वेब बोलते हैं, दिस इज ट्रू। स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है, दिस इज ऑल्सो ट्रू। और इट हेल्प्स इन द सर्वाइवल ऑफ टॉप कार्निवोर्स, बिल्कुल सही है, ठीक है। एनर्जी फ्लो इज सेम टू द ऑर्गेनिज्म शेयरिंग ट्रू ट्रॉपिक लेवल, बिल्कुल से गलत बात है। हो सकता है कहीं पर वो ऑर्गेनिज्म T3 पर हो, T3 लेवल पर, हो सकता है कहीं पर ऑर्गेनिज्म वो T4 लेवल पर हो, तो डिफरेंस होगा ना, क्योंकि एनर्जी फ्लो जैसे जैसे आगे जाते जाओ वो वेरी करती है, तो हमेशा सेम नहीं होगी। सांप, ठीक है, अगर फ्रॉग है, फ्रॉग किस लेवल पर है उस पर डिपेंड करेगा, ऐसा नहीं कि हमेशा फिक्स कर देंगे फ्रॉग इतना ही एनर्जी लेगा, नहीं, वो डिपेंड करता है वो किस ट्रॉफिक लेवल पर प्रेजेंट है, ठीक है। तो ये सेम वाली बात यहाँ पर सही नहीं है बच्चों। नेक्स्ट है, what will be the nature of pyramid of biomass in an aquatic ecosystem? बायोमास का मतलब क्या होता है बेटा, बायोमास का मतलब होता है वेट, क्या होता है, वेट होता है ना।
तो अगर मैं एक्वेटिक इकोसिस्टम की बात करूं, एक्वेटिक इकोसिस्टम में आप वही एग्जांपल ले सकते हो, फाइटोप्लैंक्टन, जू प्लैंक्टन। तो इसका एनसीईआरटी ने डायग्राम भी दिया हुआ है। तो आप बताओ बेटा पिरामिड ऑफ बायोमास कैसा होता है उसमें? देख लिया एनसीईआरटी सबने? देख लिया होगा बेटा। तो बायोमास जो एक्वेटिक इकोसिस्टम में है, व्हाट यू विल गेट, यू विल गेट इन्वर्टेड। ठीक है, फाइटोप्लैंक्टॉन्स का नंबर बहुत ज्यादा होगा, बट फाइटोप्लैंक्टॉन्स बड़े माइक्रोस्कोपिक हैं। अगर तुम उनको वेट करोगे ना तो उनका वेट बड़ा कम आएगा, फाइटोप्लैंक्टॉन्स का वेट बड़ा कम आएगा एज कंपेयर टू दी जू प्लैंक्टॉन्स, है ना। इसी वजह से आप देखो ये वाला बेस छोटा हो गया ऊपर वाले से, तो कैसा शेप मिलता है आपको? यू आर गेटिंग इन्वर्टेड शेप। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? इन्वर्टेड। ओके, अगर टेरेस्ट्रियल का पूछा होता तो यू कैन डेफिनेटली मार्क द अपराइट वन बायोमास के रिस्पेक्ट में, बट नॉट इन एक्वेटिक इकोसिस्टम। सेकेंडरी सक्सेशन प्राइमरी से अलग है। सक्सेशन दो प्रकार के हो सकते हैं, सेकेंडरी और प्राइमरी। क्या डिफरेंस है? प्राइमरी वहां पर होता है जहां पर आज तक कभी कोई वेजिटेशन नहीं हो, जैसे वॉल्केनो फटा, लावा। तो जहां जहां लावा है बेटा, वो कितना हीट अप होता है ना, कितना गर्म होता है, वहां पर कौन सी वेजिटेशन सपोर्ट होगी? बट अगर कभी हो गई हजारों साल बाद तो उसको प्राइमरी कहा जाएगा। सेकेंडरी वहां पर होती है जहां पर पहले से वेजिटेशन थी, बट बिकॉज ऑफ सम डिजास्टर वहां से हट गई है। जैसे एक जंगल में आग लग जाए, आग लगने के बाद फिर से दोबारा वेजिटेशन हो तो उसको सेकेंडरी बोलोगे। तो जाहिर सी बात है सेकेंडरी फास्ट होगी क्योंकि वहां पर पहले से वेजिटेशन थी, प्राइमरी स्लो होगी क्योंकि वो वहां पर वेजिटेशन ला रही है जहां पर आज तक नहीं था, है ना। कहीं फ्लड आ गया, आसाम में आ गया ना बेटा फ्लड, ठीक है, वहां पर अगर दोबारा से वेजिटेशन आ जाए, ठीक है, जो खराबी हुई थी, तो उसको हम सेकेंडरी कहेंगे। ठीक है, तो सेकेंडरी प्राइमरी से अलग है। कैसे? इट स्टार्ट ऑन बैरन एरिया, नहीं, ये प्राइमरी की बात है। ठीक है, इट टेक्स वेरी लॉन्ग टाइम, नहीं, ये भी प्राइमरी की बात है। पाइनियर कम्युनिटी स्टैब्लिश विद मोरीज, यस, यहाँ पर जब पाइनियर कम्युनिटी आते हैं दोबारा से बसने के लिए, दोबारा से वेजिटेशन बनाने के लिए, तो वो बहुत फास्ट होगा। प्राइमरी में वो बहुत स्लो होता है। ये कहाँ पर होते हैं? कूल लार्वा, न्यूली एक्सपोज सी और इग्नियस रॉक, ये भी किसका एग्जाम्पल है? उन जगहों का जहां पर प्राइमरी सक्सेशन होगी। ये तो जहां पर फॉरेस्ट फायर है, जहां पर खेती बाड़ी तुमने काफी टाइम से छोड़ चुकी है, पहले होती थी अब छोड़ दी है उस लैंड में, और जहां पर फ्लड वगैरह आ चुका है, उन जगहों पर सेकेंडरी सक्सेशन इजिली हो सकती है। ठीक है, नेक्स्ट, व्हाट इज द फीचर ऑफ क्लाइमेक्स वेजिटेशन? तो क्लाइमेक्स वेजिटेशन क्या होता है बेटा? क्लाइमेक्स वेजिटेशन मतलब क्लाइमेक्स कम्युनिटी के बारे में पूछ रहे हैं। क्लाइमेक्स कम्युनिटी हमारी स्टेबल कम्युनिटी होती है। जैसे अगर मैं हाइड्राक की बात करूं या ज़राक सक्सेशन की बात करूं, दे आर मूविंग टुवर्ड्स फॉरेस्ट। व्हाई? बिकॉज फॉरेस्ट एक इक्विलिब्रियम वाला इकोसिस्टम है, एक स्टेबल इकोसिस्टम है, और जो सबसे लास्ट में जाकर के अपने आप को स्टैब्लिश करता है बेटा, उसको क्या बोलते हैं? क्लाइमेक्स कम्युनिटी। तो ये स्टेबल होता है, सही बात है। कंट्रोल्स द क्लाइमेटिक कंडीशन, बिल्कुल सही बात है। ऑलवेज मेसिक कंडीशन इज प्रोवाइडेड, यस, मेसिक मतलब मीडियम वाटर कंडीशन, ऐसा ही तो होता है। ये सारे के सारे सही है, तो आंसर क्या हो जाएगा बेटा? मोर देन वन ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट, एनपीपी इज द अवेलेबल बायोमास फॉर द कंजप्शन बाय। देखो, जब हम प्राइमरी प्रोडक्टिविटी की बात करते हैं, प्राइमरी प्रोडक्टिविटी वो प्रोडक्टिविटी होती है जो प्रोड्यूसर लेवल पे बने। प्राइमरी को दो हिस्से में डिवाइड किया गया है, एक जीपीपी और एक एनपीपी। जीपीपी क्या होता है बेटा? जी का मतलब है ग्रॉस, ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। एनपीपी का मतलब है नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। अब प्राइमरी है तो प्रोड्यूसर लेवल की बात हो रही होगी, लेकिन कहने का क्या मतलब है? ग्रॉस का मतलब क्या होता है बेटा? ग्रॉस का मतलब होता है टोटल। ग्रॉस का मतलब क्या होता है? टोटल। मतलब टोटल की टोटल बायोमास ऑर्गेनिक मैटर का प्रोडक्शन बाय द प्रोड्यूसर लेवल विल बी कॉल्ड एज ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। बट प्लांट सारा का सारा क्या आगे नेक्स्ट ट्रॉफिक लेवल को पास कर देगा? अपने पास कुछ नहीं रखेगा। आप खाना बना रहे हो तो पूरा का पूरा खाना मेहमान को खिला दोगे, खुद का पेट नहीं भरोगे? ऐसा तो नहीं होता ना, खुद भी तो कुछ खाओगे। तो सेम गोस, ऐसे याद रखोगे आप कि ग्रॉस में हम टोटल प्रोडक्टिविटी की बात जरूर करते हैं, टोटल बायोमास प्रोडक्शन की बात जरूर करते हैं, बट पूरा का पूरा आगे नहीं जाता है, पूरा का पूरा आगे नहीं जाता है। प्लांट कुछ अपने मतलब के लिए भी रखता है, प्लांट कुछ अपने रेस्पिरेशन के लिए भी रखता है।
तो जब जीपीपी में से रेस्पिरेशन वाला माइनस कर दो तो आती है आपकी नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, और यही नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी सिर्फ अवेलेबल होगी नेक्स्ट ट्रॉफिक लेवल के लिए। पूरी की पूरी जीपीपी अवेलेबल नहीं होती। जीपीपी में से रेस्पिरेशन वाले पार्ट को, रेस्पिरेशन लॉस को हटा दो, जो बच करके आती है वो अवेलेबल होती है नेक्स्ट ट्रॉफिक लेवल को, जिसमें हमारे हेटेरोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म, जिसमें हमारे कंज्यूमर्स, हर्बीवोर्स सब आ गए। बेटा एनपीपी क्या है? वो अवेलेबल बायोमास है, विल बी अवेलेबल टू दी नेक्स्ट ट्रॉफिक लेवल, और उस नेक्स्ट ट्रॉफिक लेवल में क्या आ जाएगा? हर्बीवोर्स। हर्बीवोर्स एंड कौन सा? डिकम्पोजर्स, है ना, इनको अवेलेबल होता है। तो देख लो ऑप्शन नंबर 1 एंड 2 दोनों सही है, तो आंसर क्या मार्क कर दोगे? बोथ 1 एंड 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है एरिया ऑक्यूपाइड बाय ओशन इन। तो एरिया ऑक्यूपाइड बाय ओशन तो बेटा बहुत ज्यादा है, आपको पता है अर्थ का कितना हिस्सा ओशन कवर करती है ना, बट इतने हिस्से के बावजूद जो ओशन की प्रोडक्टिविटी है वो तो बड़ी कम है ना, दैट इज वेरी वेरी लेस एज कंपेयर टू द टोटल। आप बात करते हो कितनी प्रोडक्टिविटी है, देखो एनसीईआरटी में, देखो बेटा एनसीईआरटी में देखो प्रोडक्टिविटी कितनी है, नोट्स देखो प्रोडक्टिविटी कितनी है। तो हमने लिखा है जो ग्लोबल प्रोडक्टिविटी होती है एनसीईआरटी में 170 बिलियन टन है, बट ओशन तो सिर्फ 55 बिलियन टन ही दे रहा है। ओशन इतना एरिया के साथ, इतने एरिया के साथ सिर्फ 55 बिलियन टन ही दे पा रहा है। इससे ज्यादा तो टेरेस्ट्रियल दे पा रहे हैं, जबकि टेरेस्ट्रियल की इतनी है भी नहीं एरिया, ठीक है। तो इनका एरिया ज्यादा है बट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी में कंट्रीब्यूशन बहुत कम है। तो मैक्सिमम और मिनिमम देख लो कहाँ दिया हुआ है, यहाँ पर दे दिया है। तो एनसीईआरटी ने बताया भी है कि आखिर क्यों ऐसा है, क्योंकि बेटा प्रोडक्टिविटी के लिए जो एक न्यूट्रिएंट चाहिए नाइट्रोजन, वही सबसे कम होता है ओशन में। और ओशन में क्या होता है बेटा, ये मान लो ओशन है, वैसे इतना छोटा नहीं होता, एक तो नाइट्रोजन की अवेलेबिलिटी बहुत कम है इसीलिए इनकी प्रोडक्टिविटी कम आती है। दूसरा रीजन ये है, और तभी नाइट्रोजन को हम लिमिटिंग न्यूट्रिएंट बोलते हैं। एक न्यूट्रिएंट लिमिटिंग कब होता है, जब उसकी अवेलेबिलिटी कम है बट डिमांड ज्यादा है। डिमांड तो होगी ना यार प्रोडक्टिविटी के लिए, बट है ही नहीं अवेलेबल इतना, दैट इज सेड टू बी लिमिटिंग, तो वो उसकी प्रोडक्टिविटी को भी लिमिट कर देगा, है ना। और दूसरा रीजन क्या है बेटा, जो सूरज भगवान की किरणें है ना, लाइट, वो डीप डाउन ओशन में जा ही नहीं पाएंगी, है ना, हर लेवल ऑफ ओशन तक अवेलेबल ही नहीं है, एंड दैट इज द सेकेंड रीजन व्हाई ओशन इतने एरिया के साथ इतना कम प्रोडक्टिव है, ठीक है। सो यस, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट। ओह थैंक यू, सो थैंक यू सो मच बेटा। हमारा जो टॉपिक है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दैट इज ओवर। नेक्स्ट टॉपिक के लिए बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन का विजेता का वन शॉट लेक्चर प्लीज देख करके आना, तभी आपको फिर क्वेश्चंस यूजफुल होंगे। सो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर एवरीवन, थैंक यू सो मच।